चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोक्यो की, जहां पर आज टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि इस बैठक से चीन को जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि चीन ही वो देश है जो न सिर्फ क्वाड का विरोध करता है बल्कि इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। टोक्यो में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन की इस तस्वीर को देखकर चीन को जरूर मिर्ची लगी होगी, क्योंकि ये वो तस्वीर है जिसे चीन देखना नहीं चाहता। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति और दबदबे पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का गठन किया गया है। और जब मंगलवार को इसकी बैठक हुई तो इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ चीन का नाम लिया बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लंबी साझेदारी का संकल्प भी दोहराया। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said, because we are. We share the Pacific, one entire side of our country. And we have been deeply involved with all of you for a long time. भारत क्वाड का एक अहम सदस्य है और पीएम मोदी ने भी टोक्यो की बैठक से चीन को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड चीन को हमेशा से खटकता रहा है। टोक्यो की बैठक से ठीक पहले भी चीन ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था, रणनीति का सार विभाजन पैदा करना, टकराव को भड़काना और शांति को कमजोर करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किस तरह से बना है या दिखाई देता है, ये विफल होने के लिए ही गठित हुआ है। चीन जरूर अपने लिए इस संगठन को खत्म होते देखना चाहता है, लेकिन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड से अलग भी आपसी संबंधों को बढ़ावा देने में लगे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक का सार भी यही निकला है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together. And I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. क्योटो में पीएम मोदी ने बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। साफ है, क्वाड से अलग भी सभी सदस्य देश आपसी संबंधों को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही बात चीन को खटक रही है। इसके अलावा टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के गठन से भी चीन परेशान है और वो इस पर लगातार बयानबाजी करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मोदी के बाइडेन को खास गिफ्ट की। पीएम मोदी ने यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन को खास गिफ्ट भेंट किया है। दरअसल मोदी ने मथुरा की खास कला सांची कलाकृति प्रेसिडेंट बाइडेन को भेंट की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक हुई और इसी दौरान पीएम ने मथुरा की खास कला सांची कलाकृति भेंट की। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक खास गिफ्ट दिया है। सांची आर्ट भगवान कृष्ण को समर्पित प्राचीन कला है
और जो प्रधानमंत्री ने भेंट दी है अमेरिकी राष्ट्रपति को। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में क्वाड लीडर्स को यादगार तोहफे भेंट किए हैं। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी गोंड आर्ट पेंटिंग भेंट की। गोंड पेंटिंग सबसे प्रशंसित आदिवासी कला के रूपों में से एक है। गोंड शब्द कोंड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हरा पहाड़। डॉट्स और लाइनों की ओर से बनाई गई ये पेंटिंग गोंडों की दीवारों और फर्शों पर सचित्र कला का एक हिस्सा रही हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष नीता अंबानी ने ओडिशा में शुरू हुए भारत के पहले ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम की तारीफ की है। नीता अंबानी ने कहा कि इस पहल से भारत में ओलंपिक आंदोलन को मजबूती मिलेगी। हमारे स्कूलों में 25 करोड़ से अधिक बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा और क्षमता है। दुनिया में बहुत कम बच्चे ही ओलंपियन बन सकते हैं, लेकिन हर बच्चा ओलंपिक के आदर्शों को छू सकता है। यही OBIP का मिशन है। आपको बता दें कि भारत में खेल के स्तर को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम यानी कि OBEP शुरू किया है। इसकी शुरुआत ओडिशा से हुई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस कार्यक्रम का मंगलवार को शुभारंभ किया। अपने पहले साल में इस कार्यक्रम का लक्ष्य भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में 32,000 बच्चों तक पहुंचना है, जिसके बाद यह करीब 70 लाख बच्चों तक पहुंचेगा। साल 2023 में 40 साल बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भी करने जा रहा है। Only a small number of children in the world may become Olympians, but every child can be touched by the power of the Olympic movement. That is the mission of OWEB, and that is what makes it a huge opportunity for India. We have over 250 million children in our schools, brimming with talent and potential. They are the champions of tomorrow, the future of our nation. तो यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए चल उठेंगे। पद के नाम से, तो हमने एक कन्वर्जेंस के माध्यम से एक महात्मा गांधी पथ नाम रखा है, और ये कन्वर्जेंस के माध्यम से 1 किलोमीटर की रोड होगी। इसकी की लगभग कीमत 65 से 70 लाख रुपए होगी। और जहां अधूरे रह गई हैं या कुछ पंचायतें अभी नई बनी हैं जो वो उनमें नहीं बन पाई हैं, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरी रोडें हों, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम वहाँ पर हम चाहते हैं गोडीए प्लस गांव बने। बहरहाल शुद्ध पानी और बिजली की समस्या से जूझ रही ग्रामीण जनता को ये हाईटेक पार्क और नई सड़कें कितनी राहत पहुंचा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के गांव में भी अब शहरों वाली फीलिंग मिलेगी। सड़कों का नए सिरे से कायाकल्प होगा। वहीं करीब 10 बीघा जमीन में मॉडर्न तकनीक वाले पार्क भी बनाए जाएंगे। पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग ने जो खाका तैयार किया है उसके मुताबिक इन पार्कों में ओपन जिम बनेगा, हरा भरा रनिंग ट्रैक तैयार होगा, सोलर लाइट से लैस शौचालय बनेंगे, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनाई जाएगी। गांवों का विकास ऐसा हो जैसा शहरों में विकास होता है, तो हमने एक पार्क बनाने का एक निर्णय लिया है जिसमें सभी सुविधाएं होंगी। उसमें एक ट्रैक होगा जिसमें हमारे बच्चे आज
दौड़ लगाते हैं, तैयारी करते हैं फोर्स में, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स हो, अदर फोर्सेज में जाने का। और जो आम आदमी है वो भी स्वास्थ्य के प्रति उसमें भी जागरूकता आई है, तो सुबह शाम घूमने का, अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। तो वो इस तरह के पार्क बना रहे हैं जिसमें मिनिमम भूमि हमें करीब 10 बीघे के आसपास हो। ग्रामीण इलाकों में बनने वाले इन पार्कों के साथ सरकार ने नई व्यवस्था दी है। पार्कों के साथ साथ गांव के लिए करीब 1 किलोमीटर तक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम विकास योजना के बजट से तैयार होने वाली इन सड़कों के आसपास ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे। गांवों में जहां सड़क नहीं बन पाई है विकास पथ के नाम से, गौरव पथ के नाम से, तो हमने एक कन्वर्जेंस के माध्यम से एक महात्मा गांधी पथ नाम रखा है। और ये कन्वर्जेंस के माध्यम से 1 किलोमीटर की रोड होगी। इसकी की लगभग कीमत 65 से 70 लाख रुपए होगी। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़तोड़ और गुणा गणित का खेल शुरू हो गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। कौन भेदेगा 4 का चक्रव्यूह? 3 सीट की तस्वीर साफ, 1 सीट पर फंसा पेच। कांग्रेस बीजेपी को भीतरघात की टेंशन। ऊंचा सदन, ऊंची सियासत। दंगल बड़ा है, मिशन 2023 के पहले चक्रव्यूह है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। राज्यसभा के दंगल में 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत पक्की है और 1 सीट पर बीजेपी की। पेच बस 1 सीट पर जाकर फंसा है। कांग्रेस दावा कर रही है 3 सीटों पर जीत का, लेकिन खेल बिगड़ सकता है भीतरघात से। नजर तो निर्दलीय विधायकों पर भी है। कैसे, पहले ये समझिए। फॉर्मूले के मुताबिक हर सीट के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 13 है। आरएलपी के 3, माकपा के 2 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा में 1 सदस्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर बीजेपी का साथ देती है तो संख्या 74 हो जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी को दूसरी सीट जीतनी है तो 8 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे निर्दलियों के साथ ही अन्य दलों का साथ चाहिए, लेकिन बीटीपी के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। अगर पार्टी इन्हें नहीं मना पाती है तो कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट छिटक सकती है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो बीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के बीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करेगा उनको लेकर के 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। दरअसल सारा खेल नाराजगी का है। बीटीपी और निर्दलियों के साथ ही कांग्रेस के खुद के भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हाल ही में डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने अपना इस्तीफा भेजकर नाराजगी जाहिर की थी और वे पार्टी के आला नेताओं से मिलकर भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वहीं पार्टी में गहलोत पायलट खेमे के बीच का कोल्ड वॉर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में तीसरी सीट कांग्रेस के पाले में तय नहीं कही जा सकती है। अगले कुछ दिनों में पार्टी टिकट भी घोषित करेगी, जिसके बाद ज्यादा असंतोष देखने को मिल सकता है। हालांकि 3 में से 2 नाम राज्य से बाहर के हो सकते हैं। इन नामों में गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी,
रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, डीजीपी एमएल लाठर, राजीव शुक्ला समेत कई नाम चर्चा में हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारती है तो सत्ता पक्ष की बाड़ेबंदी फिर से तय मानी जा रही है। चर्चा यह भी है कि 1 और 2 जून को होने जा रही कांग्रेस की वर्कशॉप के साथ ही बाड़ेबंदी की भी शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर तीसरी सीट पर पेंच जोरदार फंसा हुआ है और इस वजह से राज्यसभा का रण इस बार ज्यादा रोमांचक होने जा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राज्यसभा के रण में जोड़-तोड़ की सियासत की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। राज्यसभा के दंगल में आखिरकार नया ट्विस्ट ला दिया इस दावे ने। साथ ही बीजेपी ने यह भी ऐलान किया कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस इन सब बातों को बीजेपी की रणनीति बता रही है और साफ साफ कह रही है कि 3 सीटों पर कांग्रेस ही जीतेगी। कैंडिडेट जब सामने आ जाएगा तो कोशिश करेंगे यहाँ से भी हमको वोट मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे कैंडिडेट को वोट मिले और वो जीते। लेकिन कांग्रेस भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि उनके कैंप में सेंध नहीं लग सकती। देखो, मैं सोचता हूँ सेंध लगे न लगे, लोकतांत्रिक लड़ाई है, लड़ेंगे और जीतने का प्रयत्न करेंगे। राज्यसभा के चुनाव की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने 2 उम्मीदवार खड़ा रखने का विचार कर रही है, क्यों हमारे पास 30 वोट एक्स्ट्रा वोट हैं। निश्चित रूप से हम 30 वोट के आधार पर खड़ा करेंगे और हमारे संपर्क में निश्चित रूप से निर्दलीय भी हैं और कुछ कांग्रेसी भी हैं। आराम से जीतेंगे 3 सीट। कैसे? हमारे पास वोट है इतने, इसलिए जीतेंगे। कांग्रेस के वोट है, निर्दलीय हमारे साथ हैं, बीटीपी हमारे साथ है, कम्युनिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे, आरएलपी भी रह सकती है। बीजेपी के पास तो है सब कौन, और बीजेपी के अलावा कोई वोट ही नहीं है। बीजेपी को ये तोड़फोड़ करते हुए करीब 3.5 साल हो गए और उनको हर मोर्चे पर मुंह खानी पड़ी है। और इस बार भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की 3 सीटें जीतेगी। बिल्कुल 100% 3 सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? हमारे पास नंबर है 126 तो है ही कांग्रेस के साथ। तोड़फोड़ की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तोड़फोड़ की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। बिल्कुल कोई एक भी नहीं जाएगा इधर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।